Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is allopathic and sympatric speciation. तो जो एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन है वो किसकी टाइप है? ग्रेजुअल स्पीशिएशन की ये टाइप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पीशिएशन। स्पीशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक स्पीशी है, उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपनी पेरेंट स्पीशी, मतलब कि स्पीशी के जिस तरह आप लगा लें 10,000 मेंबर हैं, तो उनमें से जो 10 हैं या फिर 20 या फिर 100 का भी ग्रुप, 100 हो सकते हैं, तो उनका ग्रुप जो हो गया है वो हो गया है अलहदा। ठीक है, तो पीछे कितने रह गए? 9,090 रह गए या फिर 9,000 समथिंग रह गए। ठीक है ना, बाकी जो हुए हैं वो पेरेंट्स से अलग हो चुके हैं 10,000 स्पीशी में से। तो क्या होगा, जो अलहदा हुए हैं, जो अलहदा हो गया है ग्रुप, उसके अंदर कुछ यूनिक करेक्टर डेवलप होने लग गए हैं। जिस तरह कि उनकी पहले जीनोटाइप चेंज हुई, फिर उनकी जीनोटाइप की वजह से उनकी जो फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, जो उनकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें तब्दीली आना शुरू होगी। और जब ये दोनों काम हो रहते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो रहती है, तो एट द एंड क्या होगा कि उनके अंदर एक रिप्रोडक्टिव बैरियर हो जाएगा। जो अलहदा हुए थे ऑर्गेनिजम्स, जो ग्रुप अलहदा हुआ था पेरेंट्स से, वो क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ क्या होगा, उनके साथ वो कोई भी किस्म का जो रिप्रोडक्टिव बैरियर आ रहता है और उनके दरमियान रिप्रोडक्शन नहीं होगी पेरेंट स्पीशी के दरमियान। और जो नई स्पीशी बनी है, मतलब कि जो ग्रुप पेरेंट्स से अलहदा हो गए, उनके अंदर सर्टेन करैक्टर डेवलप हुए थे और एक नई स्पीशी बन गई, उनके दरमियान किसी भी किस्म का जो होगा वो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्पीशिएशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ग्रेजुअल स्पीशिएशन और दूसरी होती है अब्रप्ट स्पीशिएशन। तो ये जो है एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक कंडीशन है, ये ग्रेजुअल स्पीशिएशन की टाइप्स हैं। मतलब कि एलोपैट्रिक जो कंडीशन होगी इसमें तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है ना, चेंजिंग आने में, डिफरेंस आने में, या फिर जो डिस्टिंक्ट फीचर ये शो करती है उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। और सिम्पैट्रिक सिचुएशन में भी ये है कि ये कोई अब्रप्ट चेंज नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि कुछ दिनों में चेंज आ रही है, कुछ टाइम में चेंज आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भी जो चेंज होगा ये भी वक्त के साथ साथ होगा, टाइम टेकन चेंज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। तो इसमें क्या होता है कि मेंबर जो होते हैं वो ग्रेजुअली आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि एक ग्रुप था स्पीशीज का, 10,000 स्पीशी का ग्रुप था, उनमें से कोई 100 मेंबर या फिर 1000 मेंबर जो है वो अलहदा हो गए, पीछे रह गए कितने? 9,000। अब जो वो 1000 अलहदा हुए थे ना, उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर जो यूनिक करेक्टर डेवलप हुए, फिनोटिपिक जो होगी, फिनोटाइप कहते हैं अपीयरेंस को, ठीक है, और जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक जो होता है मटेरियल। तो इनकी फिनोटाइप और जीनोटाइप के अंदर जो 1000 स्पीशी थे, उनकी फिनोटाइप और जीनोटाइप के अंदर सर्टेन चेंजेस आना शुरू हो गए। अब वो बिल्कुल ही डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, तो इस तरह क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे। मतलब कि जो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, नई स्पीशी बन गई है, तो वो इंटरब्रीड नहीं करेगी अपने पेरेंट्स के साथ। तो क्या होगा कि ग्रेजुअली आइसोलेट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट अपने पेरेंट्स से अलहदगी शो करेंगे। और क्या होगा एट द एंड, जब इतनी चेंजेस आ जाएंगी, मतलब कि फिनोटिपिक चेंजेस भी आ गई और जीनोटिपिक चेंजेस भी आ गई, तो एट द एंड जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा ना मेटिंग के जरिए, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ग्रेजुअल चेंजेस कैसे हैं, ये क्या क्या फिनोमिना हुआ, क्या वजह थी इसकी? ठीक है ना, तो इसकी मेन काज थी ना, वो थी जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है कि एरिया जो था वो डिफरेंट हो गया। जिस तरह के एक फॉरेस्ट है, उसमें 10,000 स्पीशी रह रही हैं बर्ड्स की, ठीक है, तो वहाँ पे आग लग चुकी है, या फिर उसके अलावा कोई ऐसा इन्वायरमेंटल हैजर्डियस जो सिचुएशन है वो आ चुकी है, कोई कहत आ गया है, तो उन 10,000 में से जो है वो 1,000 स्पीशी वहाँ से माइग्रेट कर गई है, किसी और एरिया में चली गई है। तो क्या होगा कि वो जो 1,000 स्पीशी वहाँ से माइग्रेट करके किसी और एरिया में चलेगी, वहाँ का टेम्परेचर मुख्तलिफ होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फॉरेस्ट कंडीशन, या फिर वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी कंडीशन होगी वो डिफरेंट होगी, वहाँ का जो फूड होगा, फूड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, ये तो नहीं कि दोनों एरिया जो होंगे, दोनों हैबिटेट होंगे वो सिमिलर होंगे, ऐसा कभी नहीं
होगा, वो अपने पुराने हैबिटेट से नए हैबिटेट में जा रही है। तो क्या होगा कि जो न्यू हैबिटेट्स वो इंट्रोड्यूस होंगी तो वहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशन होंगी। तो इन कंडीशन की वजह से क्या होगा कि वो अब उनके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आएंगी, उनकी जीनोटाइप, उनकी जेनेटिक मटीरियल के अंदर चेंजेस आएंगी। किस चीज़ के लिए? कि वो अडॉप्ट कर लें नए हैबिटेट को। और जब उनके जेनेटिक मटीरियल के अंदर चेंज आएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी क्या होगी, उनके अंदर फिनोटाइप चेंज आएगी। क्योंकि जीनोटाइप जो होती है, जीन्स जो होती हैं, वो फिनोटाइप जिसको हम अपीयरेंस कहते हैं उसको कंट्रोल करती हैं। तो जब जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगी तो फिनोटाइप ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और जब उनके अंदर ये मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन भी आ रहेगी और जीनोटिपिकल डिस्टिंक्शन भी आ रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो एक रिप्रोडक्टिव बैरियर बन जाएगा वो प्रिवेंट करेंगी, वो बचेंगी रिप्रोडक्शन से। किस चीज़ के साथ? अपनी पेरेंट स्पीशी के साथ। तो क्या होता है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन आ जाता है। क्या वजह? वोल्केनिक करप्शन। कोई भी जो वोल्केनिक करप्शन हो गई है वहाँ पे उसकी वजह से आ गया, या फिर ग्लेशियर्स बन गए हैं, रिवर आ गया, रिवर दरमियान में आ गया। जिस तरह के एक रिवर है और दूसरा रिवर है, एक रिवर के अंदर एक तरह की जो फिशेस होती हैं वो पाई जाती हैं, दूसरे में दूसरी तरह की पाई जाती हैं। या उसके अलावा एक रिवर है और उसके दूसरी तरफ भी जो है वो फोक्स की स्पीशी जो है वो पाई जाती है और इस तरफ भी फोक्स की स्पीशी पाई जाती हैं। अब वो फोक्स अगर दरमियान में ब्रिज नहीं होगा तो वहाँ की स्पीशी इस तरफ नहीं आएंगी और इधर वाली उधर ही जाएंगी। तो इनके दरमियान इंटरब्रीडिंग नहीं होगी किसी भी किस्म की। और जो होगी वो इंटरब्रीड जो होगा वो उसको वो प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ बहुत मुश्किल है और बहुत इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ को ये प्रिवेंट करेंगे। तो उसके अलावा क्या है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये ह्यूमंस की वजह से होता है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कोई भी अपने पर्पस के लिए जो हैबिटेट है वो ऑर्गेनिजम्स का, वो जिस तरह के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किस चीज़ के लिए? कि कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है, कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए या फिर कोई फैक्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। और उसके अलावा हैबिटेट वो फॉरेस्ट फायर जो होती है वो भी ज़्यादातर ह्यूमंस की वजह से ही होता है। कंडीशन का होती है फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो फॉरेस्ट फायर हो जाती है कंडीशन, तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे आग लगती है, कुछ तो होते हैं वो मर जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। और जो माइग्रेट कर गए दूसरे हैबिटेट के अंदर, एक नए हैबिटेट के अंदर, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने खुद को अपने जेनेटिक मटीरियल को उस हैबिटेट के मुताबिक अडॉप्ट कर देना है। और जब ऐसा करेंगे तो उनके अंदर जीनोटिपिक चेंजेस आएंगी। जब जेनेटिक मटीरियल चेंज होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी वहाँ पे। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और जब म्यूटेशन होगा वो म्यूटेटेड जो जेनेटिकली म्यूटेटेड पॉपुलेशन होगी, जो नई पॉपुलेशन बनी है जेनेटिकली म्यूटेटेड पॉपुलेशन, उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन आनी शुरू हो जाएंगी। जब मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन आएंगी तो क्या होगा? फिनोटाइप भी चेंज होगी, जीनोटाइप भी चेंज होगी। और जब दोनों फिनोटाइप और जीनोटाइप चेंज होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव बैरियर आ जाता है किसके दरमियान? नई पॉपुलेशन के दरमियान। कैसे वो बनी? वो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक चेंजेस की वजह से बनी। और प्रीवियस स्पीशी जो उस फॉरेस्ट में रह गई थी, या कुछ स्पीशी जो वहाँ पे ही रह गई थी और वहाँ पे या आग बुझ गई थी या फिर जो भी हुआ वहाँ पे उन्होंने सर्वाइव किया, और जो वहाँ से माइग्रेट कर गए थे वो है थी एक ही स्पीशी, लेकिन माइग्रेट करने वाले थे उनके अंदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक चेंज आ गई। तो वो जो माइग्रेट कर गए थे वो इस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे। वो पेरेंट जो वहाँ पे पुरानी स्पीशी थी उनके साथ क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करने में, उनके साथ मेटिंग करने को क्या करेंगे? उनको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनके दरमियान बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे और इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इन चेंजेस को। तो रिप्रोडक्टिव हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की वजह से ये जो स्पीशी है ये माइग्रेट करेगी अपने पुराने हैबिटेट से, जहाँ पे ये कंडीशंस आ गई थी उस हैबिटेट से एक नए हैबिटेट के अंदर। तो जब ये नए हैबिटेट के अंदर चलेगी तो इनके अंदर क्या हुआ? जीनोटिपिक जो होगी वो चेंज आई। क्यों? क्योंकि उस हैबिटेट के इन्वायरमेंट के मुताबिक जीनोटिपिक चेंज की वजह से फिर आई फिनोटिपिक चेंज। जब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक चेंज आई तो एक सेपरेट पॉपुलेशन थी, ठीक है ना। उनके दरमियान जीनोटिपिक डिवर्जेंस आई, मतलब कि जीनोटाइप जो है वो डिवर्ज कर गई, अलहदगी शो करने लगी। और उसके बाद आई फिनोटाइप चेंज। और जीनोटाइप और फिनोटाइप के चेंज होने के बाद क्या हुआ कि एक कंडीशन हुई जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव बैरियर आ गया नई स्पीशी के दरमियान और पेरेंट स्पीशी के दरमियान। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? गैलापागोस आइलैंड में पाई जाने वाली फिंचेस, जिसको हम डार्विन फिंचेस कहते हैं। तो जब साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा
अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से एक आइलैंड था जिसको हम कहते हैं गैलापागोस आइलैंड। तो वो जो आइलैंड था वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा टुकड़े हो गए और वो समंदर के किनारे में पाया जाता था, तो जिसकी वजह से वो टुकड़े एक दूसरे से हज़ारों मील के फासले पे चले गए। अब वहाँ पे जो फिंचेस पाई जाती थी वो भी एक दूसरे से दूर चले गई और कुछ फिंचेस थी वो वहाँ से माइग्रेट कर गई। तो हुआ क्या कि जब बहुत सालों बाद डार्विन ने ये देखा कि हज़ारों सालों बाद कि जो एक आइलैंड में पाई जाने वाली फिंच है वो दूसरे आइलैंड की फिंच से टोटली डिफरेंट है। किसी की बीक जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक है, किसी की बीक बहुत ज़्यादा मोटी है, लेकिन वो है एक स्पीशी के मेंबर। तो लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो डिस्टिंक्ट फीचर शो कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या थी कि जो माइग्रेट कर गए अपने हैबिटेट से नए हैबिटेट में गए, तो उनके नए हैबिटेट में डिफरेंट टाइप की उनको फूड मिला, डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर था, जिसकी वजह से उनके अंदर जीनोटिपिक चेंजेस आ गई। मतलब कि अगर हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट के लिहाज से करें कि कुछ जो थी फिंचेस उनके अंदर क्या था कि उनको जो फूड मिला वो बहुत ज़्यादा सख्त था, जिस तरह के कोई नट्स थे, शेल्स थे या कोई सीड्स वगैरह थे। तो जो उनकी बीक थी ना वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई और उसके अलावा कुछ जो फिंचेस थी वो उनको जो ज़्यादा फ्लावर्स उस एरिया में जहाँ पे उन्होंने माइग्रेशन की उस एरिया में जो अबंडेंट क्वांटिटी में फूड था वो फ्लावर्स थे। तो उनके फ्लावर्स की वजह से फ्लावर्स से तो वो नेक्टर ही हासिल कर सकती थी, तो जिसकी वजह से जो उनकी बीक थी वो बहुत ज़्यादा बारीक हो गई, पाइप लाइक हो गई। और कुछ फिंचेस थी उन्होंने जो फ्रूट्स वगैरह देखे या वहाँ पे जो हैबिटेट जो था उनके अंदर अबंडेंट क्वांटिटी में फूड जो था वो था फ्रूट्स वगैरह। तो जो उनकी फिंचेस थी वो भी एक बहुत ही स्पेसिफिक शेप, उसकी जो बीक थी उनकी फिंचेस की बीक थी उनकी वो एक स्पेसिफिक शेप हो गई। तो जिसकी वजह से डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हैबिटेट से माइग्रेशन होगी, नए हैबिटेट में कोई स्पीशी जाएगी, स्पीशी के मेंबर जाएंगे, तो उनके अंदर जीनोटिपिक चेंजेस आएंगी और जीनोटिपिक चेंजेस की वजह से जीनोटाइप जो होती है वही कंट्रोल करती है फिनोटाइप को। तो जीनोटिपिक चेंजेस की वजह से क्या होगा कि फिनोटाइप भी चेंज होगी और जब जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही चेंज होंगे तो स्पीशीज जो होगी वो प्रिवेंट करेगी किस चीज़ को, रिप्रोडक्शन को। तो जीनोटाइप चेंज की वजह से ये भी होता है कि अगर फिनोटाइप ही चेंज हो गई तो जो होते हैं इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, मेटिंग साइकिल्स ये भी डिफरेंट हो जाते हैं और मेटिंग बिहेवियर जो होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो जिसकी वजह से फिर इनको जो रिप्रोडक्शन इनके दरमियान जो होती है वो पॉसिबल नहीं रहती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको एलोपैट्रिक स्पीशिएशन की समझ लगी होगी। द नेक्स्ट वन इज सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। तो सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन के केस में क्या होता है कि चेंज एक आता है किस चीज़ के अंदर, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर। ठीक है, इसमें डायरेक्ट चेंज आना है, इसमें कोई भी आइसोलेशन नहीं होनी है, नो जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जस्ट एक स्पीशी के मेंबर है वो इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह पे, लेकिन क्या होता है कि जब उनके अंदर मियोसिस होगी और जो सेल की पेयरिंग होगी ना वो नहीं ठीक तरीके से होगी और वहाँ पे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो जो क्रोमोसोम्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो नॉर्मली अगर हप्लॉइड होगा तो एक सेट होगा क्रोमोसोम का, ठीक है। अगर डिप्लॉइड होगा तो 2 सेट होंगे, मतलब कि एक पेयर होगा। और अगर ट्रिप्लॉइड कंडीशन होगी तो क्या होंगे, 3 सेट होंगे क्रोमोसोम्स के, मतलब कि 3 जोड़े होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, चेंज एक आएगा जो कि क्रोमोसोमल नंबर के अंदर होगा और ये चेंज आएगा वो बहुत ही थोड़े अरसे में आएगा। ठीक है ना, एज कुछ सेकंड्स या फिर मियोसिस के दौरान। और ये चेंज आने के बाद फिर बाद में जब वो ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है ना, वो जो मियोटिक सेल होगा आगे जाके फिर उसके अंदर जब चेंजेस आएंगी हमें पता चलेगा एम्ब्रियो बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा जब वो फ्यूज़ करेगा सेल, ठीक है, फिर उसके बाद जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से जब एज इट इज़ इंडिविजुअल डेवलप करेगा तो हमें उसके अंदर पता चलेगा कि ये चेंजेस आई थी। तो चेंज होगा क्रोमोसोम के नंबर के अंदर होगा और रिप्रोडक्टिव बैरियर आ जाएगा। ये चेंज जो होगा ना, इस चेंज की वजह से रिप्रोडक्टिव बैरियर आ जाएगा पेरेंट की स्पीशी के दौरान और किसके दरमियान, चेंज हुई थी उसके दरमियान। जिस तरह कि हमें पता है कि अगर रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो क्रोमोसोम्स या तो हप्लॉइड हों, और ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर जो कंडीशन होती है ना वो हमेशा हप्लॉइड होगी। जो मेटिंग सेल्स होंगे वो हमेशा हप्लॉइड होते हैं नेचर के अंदर, डिप्लॉइड कभी नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन होगी तो जो इंडिविजुअल होगा, अगर पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन होगी ना एनिमल्स के अंदर, तो जो बनने वाला इंडिविजुअल है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए ये प्लांट्स
प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, मेटिंग सेल्स होंगे, उसमें एक के अंदर जो होगा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगी या एक्स्ट्रा जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की वो होगी, और आगे फिर उससे एज इट इज़ होल इंडिविजुअल बन जाता है। तो नोट करने की बात क्या है, जब भी जेनेटिक वेरिएशन आएगी तभी रिप्रोडक्टिव बैरियर डेवलप होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि जब एलोपैट्रिक कंडीशन में जियोग्राफिकल आइसोलेशन जेनेटिक वेरिएशन आएगी, जीनोटाइप जो होगी वो वेरी करी थी और उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया था। और सिम्पैट्रिक कंडीशन में भी जेनेटिक वेरिएशन आई, किस तरह, म्यूटेशन के जरिए चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, और उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव बैरियर कर हो गया। और जो सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन है, इस केस के अंदर इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो म्यूटेशन होती है, या फिर उसके अलावा इसकी बेस्ट एग्जांपल है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है प्लांट्स के अंदर, और इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो क्रॉप जो यील्ड्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं वो भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जो इसकी मैनी प्लांट प्रोड्यूस इंडिविजुअल विद पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, तो बहुत से प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल्स पॉलीप्लॉइडी कंडीशन के हिसाब से। और उसके अलावा 2 स्पीशीज़ हैं जस्ट बैट्स की, और बहुत से इंसेक्ट्स और फिशेस भी जो होते हैं वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन के साथ जो होते हैं वो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन के साथ जिंदा नहीं रह सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।